एवरीवन, वेलकम टू मैन अकेडमी चैनल। यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल की क्या बातें हैं? द यूकैरियोटिक सेल ऑल प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमल्स एंड द फंजाई। जो यूकैरियोटिक सेल कैसे पाए जाते हैं? जितने भी मोनेरा के बाद जितने भी किंगडम हैं, 4 किंगडम, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई, प्लांटी, एनिमल, इनमें पाए जाते हैं। In eukaryotic cell, there is an extensive compartmentalization of the cytoplasm through the presence of the membrane bound organelles। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में हम बोल सकते हैं अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, उनके ऊपर मेम्ब्रेन भी पाई जाती है और उनका अलग अलग फंक्शन होता है। हम बोल सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में सारी चीज़ें मैनेज रहती हैं। ठीक है, कंपार्टमेंट्स होते हैं कि कहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कहाँ पे गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट है, कहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रेजेंट है। सारी चीज़ें क्या होती हैं? एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होती हैं यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, आगे देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल पॉजेज ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर इन्वॉल्व। ठीक है, जो यूकैरियोटिक सेल हैं इनमें क्या होता है? न्यूक्लियस होते ही हैं, साथ में उसके ऊपर क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, बोल सकते हैं उसका बेसिकली हम बोल सकते हैं नेक्ड डीएनए या जीनोमिक डीएनए देखने को मिला। हम वहाँ पे न्यूक्लियस की जगह वहाँ पे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, In addition, eukaryotic cell have variety of the complex locomotory and the cytoskeleton structure। इसके साथ साथ जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, साइटोस्केलेटन भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो बोल सकते हैं लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं, ये मेंटेनेंस ऑफ सेल में भी हेल्प करता है। ठीक है, इसका ये सारा फंक्शन है। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन को। दिए जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द क्रोमोसोम। इनके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, कहाँ पे होते हैं? क्रोमोसोम में होते हैं। ऑल द यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल। जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं है, कुछ डिफरेंसेस भी हैं इनमें। प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट। इन द फॉर्मर पॉजेज द सेल वॉल, प्लास्टिड एंड द लार्ज सेंट्रली वैक्यूल विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को देखें एक साथ तो कुछ डिफरेंसेस है। जैसे प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। इसके अलावा प्लास्टिड पाया जाता है, मीन्स क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे प्लांट सेल में, जो खुद फोटोसिंथेसिस करते हैं, तभी इनका नेचर कैसा है? ऑटोट्रॉपिक है। लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, इसीलिए हेटेरोट्रॉप्स हैं ये। ठीक है, इसके अलावा जो बोल सकते हैं वैक्यूल है, वो किसमें पाया जाता है? बीच में। मान लीजिए प्लांट सेल है, इसके बीच में सेंट्री लोकेटेड क्या होता है? वैक्यूल पाया जाता है। ठीक है, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? प्लांट सेल का है। एनिमल सेल में कोई वैक्यूल नहीं पाया जाता है। On the other hand, the animal cell have a centriole which is absent in almost all plant cell। ठीक है, एक ऐसा ऑर्गेनल है जो एनिमल सेल में ही पाया जाता है, लगभग सारे प्लांट में क्या होंगे? एब्सेंट होंगे, जैसे कि सेंट्रोसोल। इसका काम क्या है? सेल डिवीजन करना। और ये जो सेंट्रोसोल होते हैं इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, मीन्स नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं ये। आगे चलते हैं, आगे स्ट्रक्चर देखते हैं। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, और ये वाला देखिए एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखते हैं, ये देखिए बाहर, ये बाहर का इसकी कवरिंग है, तो इसमें देखिए ये देखिए सेल वॉल पाया गया है। ठीक, बीच में सेंट्री लोकेटेड कौन है? ये वैक्यूल है। ठीक है, ये डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे से डिफरेंट कर रही है प्लांट सेल को एनिमल सेल में। इसके अलावा ये देखिए प्लास्टिड है, ये प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट है, तो ये क्या है? प्लांट सेल में पाए जाते हैं। लेकिन एनिमल सेल में ना ही वैक्यूल होगा, ना सेल वॉल होगा, ना ही प्लास्टिड होंगे। इसके अलावा देखिए बीच में क्या है? न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ये न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग है। ये कौन है? ये है न्यूक्लियोलस है। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, इसका काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। इसके बाद बाहर की कवरिंग है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वॉल्व। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, इनमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं ताकि साइटोप्लाज्म का जो मटेरियल है कहाँ जा सके? न्यूक्लियोप्लाज्म में जा सके, और न्यूक्लियोप्लाज्म का जो मटेरियल साइटोप्लाज्म में इजिली आ सके। ठीक है, आगे देखिए ये कौन है? गोल्गी एपरेटस हो गया, इसको बोलेंगे। ये जो है प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट हो गए। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसके बाद यहाँ पे जो छोटे छोटे देखने को मिले ये राइबोसोम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्म हो गया, ये पेरीऑक्सीसोम होंगे जो प्लांट एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं यहाँ पे। ये है प्लाज्मोडेस्टिमेटा जो एक सेल से दूसरे सेल को क्या करता है? कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म के थ्रू, कि इनका मटेरियल अगर दूसरे सेल में ट्रांसफर करना है तो प्लाज्मोडेस्टिमेटा के थ्रू जाएगा। ये हो गया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये वाले रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं एनिमल सेल में देखते हैं कि बाहर कोई भी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है। इनकी शुरुआत किससे होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होगी बाहर। ठीक है, बीच में इनका देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस पाया गया है, यहाँ पे उसके ऊपर भी डबल कवरिंग है। ठीक है, इसको बोलेंगे न्यूक्लियर इन्वॉल्व पाया जाएगा। यहाँ पे न्यूक्लियोलस है, ये भी क्या करता है? सेम काम करता है कि ये राइबोसोमल बोल सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस करता है, राइबोसोम्स बनाते हैं ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो सके, और ये अपना मटेरियल क्या करता है? बाहर भेज सकता है अपने पोर्स के थ्रू, और साइटोप्लाज्म का मटेरियल अंदर ले सकता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में ले सकता है। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गए। ये हो गया सेंट्रियोल। देखिए प्लांट सेल में मिलता है कि नहीं मिलता है। इसको ध्यान रखें कि जो सेंट्रियोल है ये ज़्यादा करके एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। ये कैसे होते हैं? नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, और ये हेल्प करते हैं सेल डिवीजन के टाइम। ठीक है,
ये वाला जो पार्ट हो गया हम इसको बोल सकते हैं छोटे छोटे राइबोसोम हो गए, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये वाले रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर ये वाला देखेंगे तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ कैसे हुए, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए हैं, ठीक है। और ये देखिए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जस्ट किसके एकदम साथ में, या बोल सकते हैं क्लोजली अटैच किससे है, न्यूक्लियस से है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये साइटोप्लाज्म हो गया। इसके अलावा पेरोक्सिसोम देखिए प्लांट में भी पाए जाते हैं और एनिमल में पाए जाते हैं। ये हो गया देखिए माइक्रोविलाई कहाँ प्रेजेंट है, ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। ये हो गया गोल्गी अपरेटस हो गया, यहाँ पे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The detailed structure of the membrane was studied only after the advent of the electron microscope in 1950s, ठीक है। 1950s के टाइम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का बोल सकते हैं इन्वेंशन हुआ, ठीक है। इसके बाद ही हम लोग सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, या बोल सकते हैं सेल के जितने कंपोनेंट्स हैं, उसको इजीली हम लोग ने स्टडी किया। कब किया? 1950s में। किसकी हेल्प से किया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से किया। Meanwhile, the chemical study on the cell membrane, especially in the human red blood cell (RBC), enable the scientists to deduce the पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। साइंटिस्ट ने सबसे पहले ह्यूमन का जो आरबीसी सेल है उसके ऊपर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे। तो सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए उन्होंने सबसे पहले किसका लिया, ह्यूमन का आरबीसी सेल लिया। फिर उस पर उन्होंने स्टडी किया कि किस तरीके से बना है सेल मेम्ब्रेन। अब देखते हैं उनकी स्टडी में क्या आया, सामने देखिए। दिस स्टडी सो दैट, ये स्टडी उन्होंने बताया कि क्या क्या उन्होंने देखा कि सेल मेम्ब्रेन का क्या क्या कंपोनेंट है, किससे बने हुए हैं, ठीक है, कैसे उसकी लेयर है, उसके बारे में देखिए। दैट सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। जो सेल मेम्ब्रेन है किसकी बात की गई है, यहाँ पे आरबीसी की बात की गई है, ठीक है। वैसे जनरली सारे सेल मेम्ब्रेन में लिपिड या बोल सकते हैं प्रोटीन का कंपोनेंट ज्यादा होता है, बस रेशियो क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो इन्होंने जब देखा किसका मेम्ब्रेन देखा, सेल मेम्ब्रेन, इन्होंने देखा आरबीसी का, जिसमें देखा कि ज्यादातर के जो कंपोनेंट है वो किसके बने हुए हैं, लिपिड्स के बने हुए हैं या प्रोटीन के बने हुए हैं। द मेजर लिपिड आर द फॉस्फोलिपिड दैट आर अरेंज इन अ बाइलेयर। जो सबसे मेजर लिपिड है, कौन लिपिड है, फॉस्फोलिपिड। ये किस तरीके से अरेंज है, बाइलेयर, मतलब कि इसके दो लेयरिंग है, ठीक है। ये मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इनमें क्या होगा, बाई लेयर होगा, मीन्स दो लेयर होंगे लिपिड्स के। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में देखिए ये यहाँ पे एक हो गया स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए ये, ठीक है। जो लिपिड का स्ट्रक्चर होता है उसपे क्या होते हैं, हेड होंगे, इसको पोलर हेड बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं हाइड्रोफिलिक है, मीन्स वाटर लविंग है, ठीक है। जो इनके टेल हैं ये बड़ी खतरनाक है, मतलब कि ये नफरत करती हैं किससे, पानी से, या बोल सकते हैं हाइड्रोफोबिक है, ये बोल सकते हैं कि ये लविंग करती हैं लिपिड्स को। तो इनका ये टेल हो गया, ठीक है। हेड कैसा है, पोलर है, लेकिन जो टेल है वो एकदम नफरत करती है कि हमें पानी नहीं चाहिए। इस तरीके से इधर से रहेगा हेड, और जो टेल होंगे इनसाइड होंगे इस तरीके से। तो ये दो लेयर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बाई लेयर बने हुए, किसमें, सेल मेम्ब्रेन में, इनके अरेंजमेंट है। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है कि ऑल्सो द लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टूवर्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक बोला है कि मतलब कि पानी से नफरत करना इसको, मतलब कि किससे प्यार करेगा, लिपिड से प्यार करेगा, ठीक है। टेल टूवर्ड्स द इनर पार्ट। आप जब भी देखेंगे लिपिड को किस तरीके से अरेंज है, देखिए यहाँ पे जो पोलर हेड है बाहर की तरफ है, चाहे इधर से देखिए इधर से देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। ये वाला पार्ट तो बाहर हो जाएगा, लेकिन इधर कौन होगा, साइटोप्लाज्म होंगे। तो आप दोनों साइड ही देखेंगे, जो पोलर हेड होंगे बाहर की तरफ निकले होंगे, लेकिन जो पोलर टेल है वो अंदर की तरफ है। जो पोलर हेड है इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है पानी से, लेकिन जो टेल है ना इनको बहुत नफरत है। तो ये कैसे है, हाइड्रोफोबिक है टेल्स, ठीक है, अंदर की तरफ है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ द सैचुरेटेड कार्बन्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। जो बोल सकते हैं कि जो नॉन पोलर टेल है ना, ये कैसे है, इनके पास सैचुरेटेड कार्बन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का मतलब, क्योंकि कार्बन होंगे हाइड्रोकार्बन में, उनके बीच में सिंगल बॉन्डिंग होगी। अनसैचुरेटेड है तो डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो नॉन पोलर टेल है ना, ये कैसे है, सैचुरेटेड कार्बन के बने हुए, हाइड्रोकार्बन के बने हुए हैं। ऊपर से कैसे है, ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि इनकी जो टेल है ये कैसे, हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। इन एडिशन टू द फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कंटेन द कोलेस्ट्रॉल। अब देखिए यहाँ पे कि जो यहाँ पे मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे देखिए कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। देखिए ये देखिए येलो कलर का, ये सब क्या, कोलेस्ट्रॉल है। क्यों सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है, मीन्स हम बोल सकते हैं क्यों ये जो बाई लेयर है लिपिड की, इसके बीच में क्यों प्रेजेंट है, इसलिए प्रेजेंट है ताकि जो सेल मेम्ब्रेन है इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। Later biochemical investigation clearly revealed that the cell membrane also possesses the protein and carbohydrate। बाद में और देखा गया, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को और भी डिफरेंट टाइप के सेल्स को देखे गए तो वहाँ पे देखने को ये मिला कि प्रोटीन, लिपिड के अलावा कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं, कहाँ, सेल मेम्ब्रेन में, ओके। कंपोजिशन बोलते हैं मोस्टली किसका होता है, लिपिड का होता है और प्रोटीन का होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं।
द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली ऑफ द डिफरेंट सेल टाइप। ठीक है, जो रेशियो होगी प्रोटीन और लिपिड की ना डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन में क्या होगी, डिफरेंट सेल टाइप में अलग होगी। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बने हैं प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, लिपिड के, बट इनका जो कंपोजिशन है बोल सकते हैं रेशियो जो है अलग अलग है हर सेल में। ठीक है, इन ह्यूमन बींग की बात करते हैं किसकी, अब ह्यूमन बींग में किसका सेल लिया गया, आरबीसी लिया गया, रेड ब्लड सेल लिया गया। अब उनमें देखते हैं कितना परसेंट प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इनका कंपोजिशन देखना, इनका रेशियो देखना है। इन ह्यूमन बींग द मेम्ब्रेन ऑफ द इथ्रोसाइट मीन्स आरबीसी बोला गया है हैव अप्रोक्सीमेटली 52% ऑफ प्रोटीन एंड 40% ऑफ लिपिड। ठीक है, अगर हम ह्यूमन बींग की आरबीसी की बात करते हैं तो इनमें 52% क्या है, प्रोटीन है, और 40% क्या हो गया, यहाँ पे लिपिड है। लगभग बचे हैं 8%, 8 to 10% कौन होंगे, कार्बोहाइड्रेट का कंपोजिशन होगा। ठीक है, तो अगर पूछा जाए प्रोटीन का कितना परसेंटेज है तो 52, याद रखिएगा 52 मतलब प्रोटीन, 5 से याद करना, 5 पी। ठीक है, और 40% क्या है, लिपिड है। ठीक है, आगे चलते हैं। डिपेंडिंग ऑन द इल्स ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज द इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। ठीक है, अगर हम इल्स ऑफ एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं कि उसमें से हम निकाल सकते हैं किसको, प्रोटीन को, तो 2 टाइप के होते हैं, एक पेरिफेरल होंगे जो सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इंटीग्रल मतलब कि जो बीच में बरीड है, या फिर बोल सकते हैं कि उसमें धंसा हुआ है, इम्बेडेड है। ठीक है, कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन में। Peripheral protein lies on the surface of the membrane while the integral protein are partially or totally buried in the membrane। जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो सरफेस से प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है यहाँ देखिए, इसके जो सरफेस पे इस तरीके से प्रेजेंट है वो कौन है, पेरिफेरल प्रोटीन है। लेकिन जो इंटीग्रल प्रोटीन होगा ये या टोटली बोल सकते हैं या फिर पार्शली क्या है, बरीड है किसमें, मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रल प्रोटीन है, एक ही नहीं होते, बहुत ढेर सारे पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, बहुत ढेर सारे इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको किसने दिया था, निकोलसन एंड सिंगर ने दिया था, 1972 में दिया था। ठीक है, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें देख लेते हैं, ये देखिए सेल मेम्ब्रेन है, आगे देखिए इस साइड देखिए चाहे इस साइड, ये बोल सकते हैं ये सेल के बाहर का, ये सेल के अंदर का, मीन्स साइटोप्लाज्म वाली एरिया के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो बाहर की तरफ निकला कौन है, पोलर हेड है, किसके, लिपिड के। लिपिड की बाई लेयर बनी, एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर ये हो गई। ठीक है, एक वाला यहाँ लेयर हो गया, एक दूसरी लेयर यहाँ पे हो गई। ठीक है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जो पोलर हेड होंगे वो कहाँ होंगे, बाहर की तरफ होंगे, लेकिन जो टेल होंगे, हाइड्रोफोबिक टेल जो पानी से करती है नफरत, ठीक है, वो कहाँ होंगे, अंदर की तरफ होंगे। ये अगर बोल सकते हैं यहाँ से पानी निकल गया, इन्होंने इजाज़त दे दी कि तुम आ सकते हो, लेकिन जो टेल है ना कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम जिससे नफरत करते हैं उसे अंदर नहीं आने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो बाहर का जो हेड है किसका, लिपिड का, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वाटर से, बट इनके टेल को बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, इसीलिए अगर कोई भी मटेरियल सेल के बाहर है वाटर, उसको जाना है कहाँ, साइटोप्लाज्म में जाना है, तो किसकी हेल्प से जाएगा, जैसे पेरिफेरल प्रोटीन हो गई इसकी हेल्प से जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं इंटीग्रल प्रोटीन की हेल्प से जाएगा। ये प्रोटीन का यहाँ पे यही काम है कि जो बाहर का बोल सकते हैं जो पोलर मटेरियल या सब्सटेंस है जो आउटसाइड द सेल प्रेजेंट है, उसको साइटोप्लाज्म में जाने के लिए पेरिफेरल प्रोटीन की हेल्प लेनी पड़ेगी या फिर इंटीग्रल प्रोटीन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको शुगर देखने को मिलेंगे। देखिए ये शुगर है, जो येलो वाला पार्ट है शुगर है, ये देखिए ग्रीन पार्ट शुगर है। ठीक है, ये वाले क्या होंगे, जो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड के लेयर, जो यहाँ पे बोल सकते हैं लिपिड है, इसका मेनली कंपोजिशन कौन है, फॉस्फोलिपिड है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं इन लिपिड्स के पास। ओके, इसके अलावा यहाँ कोलेस्ट्रॉल जो प्रेजेंट है, ये क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है सेल मेम्ब्रेन को। कहाँ प्रेजेंट है, बोल सकते हैं कि जो बाई लेयर है लिपिड की उनके बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, ताकि स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं बीच बीच में। ठीक है, जब शुगर लिपिड के ऊपर प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। देखिए ये शुगर डायरेक्टली कहाँ प्रेजेंट है, लिपिड के ऊपर प्रेजेंट है, उसके सरफेस पे प्रेजेंट है, इसे हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। ठीक है, अगर शुगर प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट है, देखिए पेरिफेरल प्रोटीन है या इंटीग्रल प्रोटीन है, इसके ऊपर भी शुगर लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे हम लोग आगे पढ़ते हैं। An improved model of the structure of the cell membrane was proposed by the Singer Nicholson in 1972, widely expected at the fluid mosaic model। ठीक है, एक इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चर दिया गया किसका, सेल मेम्ब्रेन का। किसने दिया है, सिंगर और निकल्सन ने दिया है। कब, 1972 में, 1972 में दिया है। और इसको बहुत ज़्यादा इस मॉडल को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। इसका नाम क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होगा, द क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड इनेबल द लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलिपिड। ठीक है, यहाँ पे जो क्वाजी फ्लूइड है, मतलब कि इनमें क्या होता है, लिपिड के बीच में क्या होगा, मूवमेंट होगा। ठीक है, प्रोटीन जो होगी हमेशा लैटरल मूवमेंट करेगी, याद रखना। और लेकिन जो बोल सकते हैं लिपिड है, ये सारे मूवमेंट्स कई रोटेशनल कर सकती है, लैटरल भी कर सकती है। ठीक है, उसका जो नेचर है क्वाजी फ्लूइड, मतलब फ्लैक्सिबल है। ठीक है,
है, तभी तो कोई चीज़ जा रही है। जो बोल सकते हैं जो प्रोटीन है वो क्या करेंगे, लैटरल मूवमेंट करेंगे, मीन्स इधर से एक इधर है, मान लीजिए इधर इसका हेड है, यहाँ से उसे सब्सटेंस लिया, इसके बाद यूं टर्न करके यहाँ पे आ गया, मतलब वो लैटरली मूवमेंट करेगा। मान लीजिए मेरी पेन है, ये है, तो ऐसे लेके जाएगा, ठीक है। या फिर इधर वाला मैं यहाँ पे रखती हूँ, कोई भी पोलर सब्सटेंस रख रही हूँ, मान लीजिए वाटर रख रही हूँ, और ये क्या है, प्रोटीन है, यहाँ पे लगा है प्रोटीन, अब उसको लेके जाना है कहाँ, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, तो उस क्या करेगा, ऐसे लैटरल मूवमेंट कर देगा। तो ये मूवमेंट सिर्फ कौन शो करेगा, प्रोटीन शो करेंगे, बाकी लिपिड अपने डिफरेंट टाइप के यहाँ पे बोल सकते हैं मूवमेंट शो करेंगे। हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम समुद्र में हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि पानी के बीच में हैं और हमको सहारा चाहिए, तो वहाँ पे छोटे छोटे अगर चट्टान लगे हैं, क्या है वो, सहारा है ना। अगर आप पानी में कहीं डूब रहे हैं तो चट्टान क्या है, सहारा है। तो ऐसे ही क्या है, जो पोलर सब्सटेंस है उनके लिए सहारा कौन है, जो पानी है, पूरा पानी से भरा हुआ है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। किससे, पानी का मतलब पानी असली वाला पानी नहीं, लिपिड से भरा हुआ है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, पूरा लिपिड है। बीच बीच में जो चट्टाने हैं, जो बोल सकते हैं थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है, किसकी हेल्प से मिल रहा है, इंटीग्रल प्रोटीन कहीं कहीं प्रेजेंट है, कहीं कहीं पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो पोलर सब्सटेंस है वो ईजिली क्या कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन को पास कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अब इनके बारे में। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज द फ्लूइडिटी, ठीक है। जो एबिलिटी है कि मेम्ब्रेन के बीच में मूव कर जाना, ठीक है, जो बाइलेयर मेम्ब्रेन है किसका, लिपिड का, उसके बीच में मूव कर जाना, तो ये दिखा रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लूइडिटी है, मतलब फ्लेक्सिबल है, फ्लूइड क्या हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है इसके बीच में, ठीक है। आगे देखते हैं, द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फंक्शन लाइक द सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, इंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन एक्सेट्रा, ठीक है। जो फ्लूइड नेचर है किसका, सेल मेम्ब्रेन का, ये इसके अलावा, ठीक है, बाहर के सब्सटेंस जो पोलर सब्सटेंस है उसको अंदर लाने के बाद, साइटोप्लाज्म लाने के बाद, इसके अलावा सेल ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इंटरसेलुलर जो जंक्शन है उनमें भी हेल्प करते हैं बनाने में, सिक्रीशन भी कुछ करते हैं, इंडोसाइटोसिस का मतलब किसी चीज़ को निगल जाते हैं, ठीक है, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, तो इनके और भी फंक्शंस हैं। आगे देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल अक्रॉस इट। सबसे इनका बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है किसका, सेल मेम्ब्रेन का, क्योंकि हम जानते हैं जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमेबल है, ये सेलेक्ट कर करके सब्सटेंस की एंट्री कराते हैं कहाँ, साइटोप्लाज्म में। तो ये बहुत बोल सकते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। सेल वॉल अगर किसी भी सेल में प्रेजेंट है, मान लीजिए चाहे फंजाई हो गया चाहे प्लांटी हो गया, अगर इनमें सेल वॉल है तो सेल वॉल को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जाओ जाओ तुम्हारी एंट्री है, जाओ अंदर जाओ सेल के अंदर। लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये बहुत ही खतरनाक है, ये चुन चुन की चीज़ों को अंदर जाने देगा, सिलेक्टिवली परमेबल है, याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ इट, ठीक है। आइदर साइड ऑफ इट का मतलब क्या है, मान लीजिए सेल है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे भी जो कुछ सब्सटेंस होंगे ना उनको सेलेक्ट करके ही बाहर भेजेगा, और जो बाहर के कुछ सब्सटेंस होंगे उनको ही सेलेक्ट करके ही अंदर आने देगा, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या सिलेक्टिवली परमेबल है, ठीक है। Many molecule can move briefly across the membrane without any requirement of energy and this is called passive transport। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो इजीली क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं बिना कुछ खर्चा किए। खर्चा उसको करना पड़ेगा जिसकी एंट्री बैन है, उसको जाना ही जाना है, उसको सरहद पार करनी है सेल मेम्ब्रेन की, तो उसको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा एटीपी के फॉर्म में। तो एटीपी कहाँ लग रहा है, जैसे पेरिफेरल प्रोटीन की हेल्प ले रहा है, बोल सकते हैं इंटीग्रल प्रोटीन की हेल्प ले रहा है, तो वहाँ पे एटीपी लेगा। लेकिन जिसको बिंदास जाना है, जिसकी पूरी एंट्री एकदम फ्री है, उसको कोई भी बैन नहीं है, तो उसके लिए कुछ नहीं, वो क्या करेगा, पैसिवली मूव करेगा, वहाँ पे कोई एटीपी वगैरह कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। Neutral solute may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient from the higher concentration to lower। यहाँ पे न्यूट्रल सोल्यूट का मतलब कि इनमें कोई चार्ज नहीं है, ये इजीली क्या करेंगे, सिंपल डिफ्यूजन कर जाएंगे, मीन्स इनका हायर कंसंट्रेशन, जैसे ही सेल के अंदर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो ये क्या करेंगे, अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएंगे, मतलब सेल के बाहर चले जाएंगे, किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। तो इनके लिए कोई रोक नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। जो वाटर है वो भी क्या करता है, अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है, जहाँ उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया वहाँ से कहाँ जाएगा, लोअर वाले पे जाएगा जहाँ कम है। जब अपने कोई हाई से लो जाता है ना तो वहाँ पे एनर्जी कम लगती है, लेकिन कोई लो से अगर हाई जा रहा है ना तो वहाँ पे उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है। जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि नीट में या फिर किसी भी एग्जाम में अच्छे रैंक लाए, टॉप करें, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बहुत नीचे
कि आप वहाँ उससे ऊपर सोच रहे हैं जाने के लिए, तो आपको यहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा इन द सेंस आप अपनी मेहनत करेंगे। ऐसे ही कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको क्या करना है, अपने लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जाने के लिए एटीपी खर्च करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएंगे, कोई एटीपी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। मूवमेंट ऑफ द वाटर बाय डिफ्यूजन कॉल ऑस्मोसिस। जो पानी अपने हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। क्या करता है, सिंपल डिफ्यूजन करता है और कुछ नहीं करता है। अब लेकिन ये सिर्फ जनरली बताया गया है ऑस्मोसिस के बारे में कि होता क्या है। अपने हाई कंसंट्रेशन से वाटर कहाँ जाता है, लो कंसंट्रेशन में जाता है, जहाँ पे उसको कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। ठीक है, ये जनरली बोला गया है। लेकिन अब सेल मेम्ब्रेन में क्या होगा, इसके लिए ये देखिए, एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, दे रिक्वायर्ड कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट दियर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, वाटर हो गया। ठीक है, ये क्या होते हैं, पोलर हेड से तो क्रॉस हो गए, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इजिली क्या होंगे, क्रॉस हो जाएंगे। लेकिन जो टेल है ना, ये एकदम स्ट्रिक्ट है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। अब यहाँ तुम्हें खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा इन द सेंस एटीपी लगेगा। किसकी हेल्प लोगे, पेरिफेरल प्रोटीन की हेल्प ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि बोल सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसका जो पोलर हेड है वो तो इजिली परमेबल कर दिया कि पोलर हेड है, उसको पोलर ही मॉलिक्यूल पसंद है। देखा पानी आ रहा है तो जाओ जाओ जाओ, तुम्हारी एंट्री यहाँ से है। लेकिन जो बोल सकते हैं बाइलेयर में जो टेल है, किसके, लिपिड्स के जो टेल हैं, वो क्या है, बहुत ज़्यादा नाखुश हैं पानी से, हाइड्रोफोबिक हैं, ये नफरत करते हैं पानी से। तो यहाँ पे क्या होगा कि टेल क्या करेंगे, रोकेंगे। तो यहाँ पे जो बोल सकते हैं पोलर मॉलिक्यूल हो गया, जो वाटर हो गया, उसको हेल्प लेनी पड़ेगी, किसकी, कैरियर प्रोटीन की, और यहाँ पे उसको खर्चा करना पड़ेगा। अब खर्चा किसके फॉर्म में होगा, एटीपी के फॉर्म में होगा। ठीक है, a few ion or molecule are transported across the membrane against their concentration gradient from the lower to higher concentration. Such a transport of an energy dependent process in which the ATP is utilized and called the active transport, that is sodium potassium pump. ठीक है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो अपने लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाना चाहते हैं। वहाँ पे क्या होगा, उनको एनर्जी लगेगा, वहाँ पे एटीपी का खर्चा होगा। एटीपी का खर्चा इसलिए होगा क्योंकि वो लोअर कंसंट्रेशन, जहाँ उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, वहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं, हायर कंसंट्रेशन में जाना चाहते हैं। वहाँ पे क्या होगा, उनको खर्चा लगेगा एटीपी के फॉर्म में। इसी को क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और ये किसके थ्रू जाएंगे, सोडियम या फिर पोटेशियम पंप के थ्रू। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे खूब कंसंट्रेशन भरे हुए हैं कुछ आयंस के। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जाने के लिए यहाँ पे किसके थ्रू जाएंगे, यहाँ पे बोल सकते हैं सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू जाएंगे। यहाँ पे एटीपी की यूटिलाइजेशन होगी। मतलब कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, वो अपने हाई लेवल से, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन या हाई लेवल से कहाँ जाता है, लोअर कंसंट्रेशन में जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं लगती है, बोल सकते हैं यहाँ पे अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। ठीक है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल कहाँ जाता है, हायर कंसंट्रेशन पे जा रहा है। बड़े बड़े शब्द हैं इसके, ठीक है, बहुत दूर जाना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एटीपी लगेगा, यहाँ पे इसकी एनर्जी लगेगी। ठीक है, यूज होगा यहाँ पे। तो ये किसके थ्रू जाएगा, सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल तो सब में नहीं पाए जाते हैं, कुछ मान लीजिए बैक्टीरिया उनमें पाए जाएंगे। ठीक है, माइकोप्लाज्मा को छोड़ के सारी बैक्टीरिया में पाए जाएंगे। इसके अलावा प्लांट में देखने को मिलेगा सेल वॉल प्रेजेंट होंगे, फंजाई में देखने को मिलेगा सेल वॉल प्रेजेंट होंगे, कुछ प्रोटिस्टा के मेंबर हैं उनमें भी सेल वॉल पाया जाता है। अब देखते हैं, एज यू मे रिकॉल, ए नॉन living rigid structure is called the cell wall, form an outer covering for the plasma membrane of fungi and the plant. ठीक है, आपने ध्यान दिया, किसको ध्यान दिया, रिकॉल किया। ठीक है, किसको, सेल वॉल को। सेल वॉल क्या है, एक हार्ड नॉन लिविंग थिंग है, मीन्स बहुत रिजिड कठोर क्या है कि स्ट्रक्चर है जो कि नॉन लिविंग है, जो किसको कवर किया गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, या फिर बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है। किस में पाया जाता है, चाहे प्लांट हो चाहे फंजाई हो। ठीक है, सेल वॉल नॉट ओनली गिव द शेप टू द सेल, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। ठीक है, जो सेल वॉल है ये केवल शेप को मेंटेन नहीं करता है, चाहे बैक्टीरिया का सेल हो, चाहे प्लांट का हो, चाहे फंजाई का हो, ये सिर्फ शेप को नहीं मैनेज करता, इसके अलावा मैकेनिकल डैमेज से बचाता है, इन्फेक्शन होने से बचाता है सेल को। ठीक है, इसके अलावा देखिए, इट ऑल्सो हेल्प टू सेल इंट्रैक्शन एंड प्रोवाइड द बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। इसके अलावा सेल से सेल को जोड़ता है, ठीक है, इंट्रैक्शन कराता है। साइटोप्लाज्म से जो मटेरियल है दूसरे में जाएगा, प्लाज्मोडेस्टिमेटा के थ्रू जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, सेल का सेल से इंट्रैक्शन भी कराता है। इसके अलावा जो अनडिजायरेबल चीज़ें हैं जो सेल के लिए अच्छी नहीं है, उसके लिए हानिकारक है, उनको भी रोकने का काम करता है, बैरियर प्रोवाइड करता है। कुछ ये बैरियर प्रोवाइड करता है, और जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो तो पूरा खतरनाक है, वो तो सेलेक्ट करके ही मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है,
आगे देखते हैं, एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, ग्लैक्टन, मैनन and the mineral like the calcium carbonate, while the in other plants it consists of cellulose, hemicellulose, pectin and protein। ठीक है, अगर हम एल्गी की बात करते हैं, एल्गी क्या है, ग्रीन है, तो उसका जो सेल वॉल है किससे बना है, सेलुलोज से बना होगा। इसके अलावा ग्लैक्टन से बना है, मैनन से बना है और कुछ मिनरल से बने जैसे कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करते हैं, सेलुलोज से बना हुआ है, हेमीसेलुलोज से बना हुआ है, इसके अलावा पैक्टिन और प्रोटीन से बना हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एल्गी का जो कंपोनेंट्स है किसकी, सेल वॉल की याद करना पड़ेगा, प्लांट्स के कैसे हैं उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, द सेल वॉल ऑफ द यंग प्लांट सेल, अगर जो प्लांट अभी यंग है, अभी नया नया बना हुआ है, तो इनमें जो प्राइमरी वॉल होगा कैसे होगा, कैपेबल ऑफ द ग्रोथ विच इज ग्रेजुअली डिमिनिश्ड as the cell mature and the secondary wall is formed on the inner side towards the membrane side of the cell। ठीक है, अगर यंग है, प्लांट सेल यंग है, तो जो प्राइमरी सेल होगा उसका काम क्या होगा, ये ग्रोथ कराएगा, सेल को बड़ा करेगा, ग्रोथ में हेल्प करेगा। और जैसे ही सेल क्या हो गया, मैच्योर हो गया, मैच्योर होने के बाद क्या होगा, ये जो बाहर वाली जो प्राइमरी वॉल है क्या होगी, धीरे धीरे छोटी होती जाएगी, डिमिनिश्ड होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो सेकेंडरी वॉल होगा वो कहाँ होगा, अंदर की तरफ से आएगा, बाहर से नहीं आएगा कवरिंग, अंदर से आएगा। ठीक है, उसके अंदर से आएगा, कहाँ पे आएगा, टूवर्ड्स मेम्ब्रेन। यहाँ पे टूवर्ड्स मेम्ब्रेन का मतलब है सेल मेम्ब्रेन की तरफ से आएगा। मान लीजिए कोई सेल है, ठीक है, ये उसके ऊपर क्या है, सेल वॉल है, ये अंदर सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी सेल है। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल बोल सकते हैं, प्राइमरी वॉल है। ठीक है, अब इसका काम खत्म हो गया, इसने क्या किया, सेल का ग्रोथ करा दिया, मैच्योर हो गया सेल। अब क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। लेकिन जो सेकेंडरी सेल वॉल बनेगा वो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये बोल सकते हैं प्राइमरी वॉल के क्या होगा, अंदर से बनेगा, यहाँ पे बीच में बनेगा इनके। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यही बाद में इसकी स्टेबिलिटी या बोल सकते हैं कि इसके स्ट्रक्चर हर एक चीज को मेंटेन करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। The middle lamella is the layer made up of calcium pectate which hold or glue the different neighboring cell together। जो मिडिल लैमेला है ये क्या है, एक ऐसी लेयर है जो किससे बनी है, कैल्शियम पैक्टेट से बनी हुई है। ठीक है, इससे बनी हुई, जिसका काम क्या है, गम होल्ड करना, ग्लू करना। हम फेविकॉल यूज करते हैं ना किसी चीज को पेस्ट करने के लिए, बस इसका काम यही है कि बाहर ही प्रेजेंट है, कहाँ, सेल वॉल के आसपास प्रेजेंट है। और जैसे ही किसी सेल को देखती है, जब जरूरत पड़ता है कि इन्फॉर्मेशन क्या करना है, साइटोप्लाज्म से बगल वाले पड़ोस वाले सेल को देना है, तो क्या करती है, लाती है, दो सेल को एकदम चिपका देती है। ठीक है, अब तुम अपना काम करो, जो भी तुमको अपना मटेरियल अपने इस सेल से दूसरे सेल में भेजना है करो। ठीक है, ये क्या करती है, ग्लू प्रोवाइड करती है या होल्ड रखे रहती है। ठीक है, डिफरेंट नाइबरिंग सेल, जैसे यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको ये वाले स्ट्रक्चर में, कि देखिए ये क्या है, सेल वॉल है बाहर। ठीक है, आप देखिए इसे जो बोल सकते हैं कि मिडिल लैमेला कहाँ प्रेजेंट है, ये बीच में। इसका काम क्या है, अगर कोई ऐसी डिफरेंट सेल इधर आ गया सपोज करिए, तो क्या करेगी, ग्लू करेगी। ठीक है, यहाँ पे उसको चिपका के रख देगी दूसरे सेल को। ठीक है, अब देखिए प्लाज्मोडेस्टिमेटा जो जिस तरीके से ये प्रेजेंट है, ये प्लाज्मोडेस्टिमेटा ही यहाँ से निकलेगा जो दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में जाके जुड़ेगा। जो भी इसका मटेरियल होगा या जो भी उसका मटेरियल होगा, इनके बीच में क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये काम क्या कर रही है, चिपकाने का काम कर रही है, दो सेल को एक साथ रखने का काम कर रही है। लेकिन बस इसका इतना ही काम है। लेकिन जो प्लाज्मोडेस्टिमेटा है वो साइटोप्लाज्म का जो भी मटेरियल होगा वो दूसरे सेल में डालेगा, उसका जो भी मटेरियल होगा, मतलब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कैसे होंगे, प्लाज्मोडेस्टिमेटा के थ्रू होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ पे, The cell wall and the middle lamella may be traversed by the plasmodestimata which connect the cytoplasm of the neighboring cell। ठीक है, जो सेल वॉल हो गया या मिडिल लैमेला, दोनों के बीच में क्या है, ट्रांसवर्स, मतलब इस टाइप का, ये ऐसे निकलेगा। मान लीजिए एक सेल है ये, ठीक है, ये प्लांट का सेल है, ये मिडिल लैमेला है, इसने क्या कर रखा है, ऐसे जोड़ के रखा है। अब प्लाज्मोडेस्टिमेटा इस तरीके से कनेक्शन बना के अब इसके साइटोप्लाज्म में क्या करेगा, एक्सचेंज करा देगा मटेरियल को। ठीक, सपोज करिए ये मेरा हाथ क्या है, सेल है। ठीक है, कोई सेल ये है, कोई ये सेल है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म। ये मान लीजिए मैंने इसको माना है कि ये सेल वॉल के पास कौन प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है मिडिल लैमेला। ठीक है, ये कौन है, मिडिल लैमेला प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ये प्लाज्मोडेस्टिमेटा है, ये कनेक्शन यहाँ पे लेके आया यहाँ पे। ठीक है, ये अपना मटेरियल क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है इस तरीके से। यहाँ पे देखिए मटेरियल क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। इसने क्या कर रखा है, ग्लू कर रखा है। ठीक है, जो बोल सकते हैं मिडिल लैमेला, इसने क्या करा, दो सेल को ग्लू करके रखा है। या मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा दे रही हूँ कि ये मान लीजिए एक सेल है, दूसरा ये सेल है, इनके बीच में बोल सकते हैं ग्लू लगा हुआ, किसका, जो बोल सकते हैं कि कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ है मिडिल लैमेला। ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, प्लाज्मोडेस्टिमेटा इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म का जो भी मटेरियल होगा अपना वो लोग एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में देखते हैं कि यहाँ पे कई ऑर्गेनल्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो वही इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। While each of the membrane organelle is the distinct in the term of its structure and the function। ठीक है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल होंगे, उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, उनके अलग अलग फंक्शन होंगे। बट अब क्या देखने को मिलेगा, मेनी ऑफ दीज आर
कंसीडर टुगेदर एज द इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शन और कोऑर्डिनेटेड। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, अगर इंडिविजुअली अपना फंक्शन कर रहे हैं तो उनका डिफरेंट है, लेकिन अगर एक साथ आके काम करने लगे ना तो एक बोल सकते हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बना रहे, क्योंकि इनका जो फंक्शन है कोऑर्डिनेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, द endomembrane system included the endoplasmic reticulum, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल, ये चारों क्या है, अगर इंडिविजुअल देखेंगे तो शेप अलग है, सबके अपने अपने फंक्शन है, अलग है, लेकिन अगर ये चारों एक साथ ऑर्गेनल्स एक साथ आके काम कर रहे हैं तो हम इसे बोलेंगे कि इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है। याद करने का एक ट्रिक देती हूँ, ईजी लव। ठीक है, पढ़ाई किसी से नहीं होती, लेकिन प्यार मोहब्बत सबसे बहुत इजी हो जाती है, तो हम बोल सकते हैं ईजी लव, जस्ट अ फन। ठीक है, ईजी लव में क्या होगा, ई फॉर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जी फॉर गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, एल फॉर लाइसोसोम हो गया, वी फॉर वैक्यूल हो गया। ये चारों एक साथ मिल के जब काम करेंगे तब बनेगा इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, since the function of the mitochondria, chloroplast and peroxisome are not coordinated, which of the above component these are not considered as the part of endomembrane system। ठीक है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो, इसके अलावा पेरोक्सिसोम हो, इनका फंक्शन एक साथ नहीं हो पा रहा, मीन्स एक साथ इनके फंक्शन कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहे, इसीलिए ये लोग इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। ये लोग अपना काम अलग अलग करेंगे। ठीक है, जो इनका फंक्शन होगा वो अपना अलग करेंगे, ये अपना काम क्या करेंगे, अलग अलग तो करेंगे, लेकिन इनका जो काम है ना, इन सब का, इन चारों का क्या है, कोऑर्डिनेटेड है। ये पहले अपना काम किया तो इसके बाद ये काम करेगा, ये काम कर दिया तो इसके बाद ये काम करेगा, इसके बाद ये काम करेगा, मतलब कि एक सीक्वेंस वाइज। कुछ मटेरियल क्या बनाया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से मॉडिफिकेशन करेगा, ठीक है, उससे पैकेजिंग करेगा, फिर क्या बनेगा, लाइसोसोम बनेगा। लाइसोसोम का काम क्या है कि बोल सकते हैं कि जितनी भी एंजाइम है या डाइजेशन करना हो, ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे प्रोटियोसिस हो गए, न्यूक्लियोसिस हो गए, ठीक है, ये सबको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करके खा जाएंगे, ये सोसाइटल बैग कहते हैं इनको। इसके बाद कौन आएगा, वैक्यूल। वैक्यूल ऐसी जगह है जहाँ पे बोल सकते हैं ना कि सेल की पूरी गंदगी भरी हुई है, एक डस्टबिन है ये। ठीक है, तो इनका क्या है, कोऑर्डिनेटेड वे में क्या है, इनका फंक्शन है। आगे देखते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। Electron microscope study the eukaryotic cell reveal the presence of network or the reticulum of teeny tubular structure scattered in the cytoplasm that is called endoplasmic reticulum। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा गया कि यूकैरियोटिक सेल में, याद रखिए यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल बेचारे इतने गरीब है कि उनके पास कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते जैसे यूकैरियोटिक के पाए जाते, एक्सेप्ट राइबोसोम, वो भी 70S वाले राइबोसोम। ठीक है, इसको देखा गया तो देखने को क्या मिला कि कुछ जालनुमा स्ट्रक्चर हैं, कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में कुछ ट्यूब लाइक ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वो भी कैसे, ढेर सारे जाल बना के प्रेजेंट है। ठीक है, इसको देखा गया कहाँ प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म में। अब देखते हैं इसी को क्या बोला गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला गया। रेटिकुलम का मतलब क्या होता है, जालनुमा स्ट्रक्चर है। इंडोप्लाज्मिक का मतलब है कि साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, हेंस ER divide the intercellular space into two distinct compartment, that is luminal inside ER and the extraluminal cytoplasm compartment। ठीक है, जो ER है दो कंपार्टमेंट में डिवाइड है, इंटरसेलुलर। ठीक है, सेल के अंदर दो कंपार्टमेंट है, एक होगा ल्यूमिनल, मतलब कि हम बोल सकते हैं इनसाइड ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कंपार्टमेंट होंगे, स्पेस होंगे, या बोल सकते हैं एक साइटोप्लाज्मिक तरफ होंगे, मतलब कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा, मतलब कि ल्यूमिनल के बाहर, जो इनसाइड जो है ER उसके अंदर नहीं, उससे बाहर में साइटोप्लाज्म में भी कुछ यहाँ पे कंपार्टमेंट प्रेजेंट होंगे, किसके, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। आगे देखते हैं, द ER ऑफन शो राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, कुछ ऐसे राइबोसोम होते हैं जो उनके आउटर सरफेस पे क्या होंगे, चिपके होंगे। ठीक है, अटैच्ड होंगे। द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियर द राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके सरफेस पे, जिनके बोल सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन है उनके ऊपर क्या राइबोसोम आके अटैच्ड है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब आप उसको टच करेंगे तो रफ लगेगा, बोल सकते हैं कि खुरदुरा लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, किसकी वजह से, राइबोसोम की वजह से। In the absence of the ribosome, they appear smooth and are called the smooth endoplasmic reticulum। ऐसे कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहाँ पे राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है, जब आप उसको टच करेंगे तो कैसे लगेंगे, स्मूथ लगेंगे। ठीक है, इसे बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे देखते हैं, RER is frequently observed in the cell actively involved in the protein synthesis and segregation।
ये क्या है, RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऑब्जर्व किया गया कि ये जो होते हैं, जो राइबोसोम में प्रेजेंट है, हम तो जानते हैं राइबोसोम क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है, मतलब प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं और सिक्रीशन भी करते हैं, ठीक है। दे आर एक्सटेंस एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ये सबसे खास बात क्या है कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बहुत ही बोल सकते हैं घने हैं, एक्सटेंसिव है, खूब भर भर के पड़े हुए हैं। कहाँ से निकले हैं, जो हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर क्या है, 2 मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होगा, मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसका इनर मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन, तो इसका आउटर मेम्ब्रेन होगा, यहाँ से इस तरीके से कुछ जाल नुमा ऐसे स्ट्रक्चर निकले होंगे ढेर सारे, उस पर क्या होंगे, राइबोसोम अटैच होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहाँ से निकले हैं, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए कि ये कौन है, न्यूक्लियस है, ठीक है, उसका न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, ठीक है। यहाँ पे आप न्यूक्लियस के 2 मेम्ब्रेन हैं, डबल मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर होता है, अंदर वाला मेम्ब्रेन में कुछ नहीं है, बाहर वाले मेम्ब्रेन से देखिए कुछ इस तरीके से जालनुमा स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, उनमें राइबोसोम अटैच्ड है। तो कौन होंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, ठीक है। और राइबोसोम का काम क्या है, ट्रांसलेशन कराना, प्रोटीन की सिंथेसिस कराना। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर किसका है, न्यूक्लियस का, उसमें उसके मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं ताकि जो न्यूक्लियोप्लाज्म का मटेरियल है वो इजीली साइटोप्लाज्म में चला जाए और साइटोप्लाज्म का जो मटेरियल है वो इजीली न्यूक्लियोप्लाज्म में चला जाए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कुछ और रेक्टिकुलर लाइक स्ट्रक्चर है, जालनुमा स्ट्रक्चर है, जिससे हम क्या बोलेंगे, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है। लेकिन अगर प्रोटीन सिंथेसिस की बात की जाएगी, सिक्रीशन की बात की जाएगी, तो कौन करेगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है। आगे देखते हैं, द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करते हैं, लिपिड की फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन आर सिंथेसिस इन SER, ठीक है। अगर एनिमल सेल की बात करते हैं उनमें क्या होता है, लिपिड लाइक जो स्टेरॉइडल हार्मोन्स पाए जाते हैं, किसके थ्रू ये बनते हैं, ये बनते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। मतलब कि जब भी क्वेश्चन आए कि प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन बन रहा है, सिक्रीट हो रहा है, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है, लेकिन अगर लिपिड की फॉर्मेशन हो रही है इसका मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है गोल्गी एपरेटस या फिर बोल सकते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पहली बार किसने देखा था इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। ये जो ऑर्गेनल्स हैं इसको पहले किसने स्टेन किया था, या बोल सकते हैं पहले किसने ध्यान से इसको देखा, ऑब्जर्व किया, Camillo Golgi in 1898 first observed the densely stained reticular structure near the nucleus, ठीक है। जो कैमिलो गोल्गी थे 1898 में इन्होंने पहली बार क्या किया, देखा कि कुछ डेंसली स्टेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये भी थोड़ा बोल सकते हैं रेटिकुलेट, ये भी जालनुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है। उन्होंने देखा, इनका नाम क्या था, कैमिलो गोल्गी। इसी वजह से इन्होंने जब इसको देखा, इसको डिस्कवर किया, तो अपने नाम से रिलेटेड इसका नाम रख दिया, इस ऑर्गेनल का नाम रख दिया। These were later named Golgi body after him। जब इन्होंने इसको देखा, डिस्कवर किया, ऑब्जर्व करके, तो इन्होंने बाद में इसका नाम, इस स्ट्रक्चर का नाम गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस रख दिया। They consist of many flattened disc-shaped sac or the cisternae of the 0.5 micrometer to 1 micrometer in diameter। इन्होंने देखा कि ये फ्लैट नुमा स्ट्रक्चर है, देखिए इस तरीके से फ्लैट स्ट्रक्चर है, ठीक है। और सबसे खास बात है डिस्क लाइक शेप, इसका शेप ऐसे आपको देखने को मिलेगा, डिस्क लाइक शेप है, ठीक है, इस तरीके का शेप है। और इसको इन्होंने क्या बोला, सिस्टर्नी है, जिसका डायमीटर जो है आधे से 1 माइक्रोमीटर है, या बोल सकते हैं 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर है, या बोल सकते हैं आधे से 1 माइक्रोमीटर है, ठीक है। These are स्टॉक्ड पैरेलल टू ईच अदर। जो इनमें डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है अरेंजमेंट में। वेरिड नंबर ऑफ द सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्गी एपरेटस। यहाँ पे जो नंबर है सिस्टर्नी में, सिस्टर्नी क्या है, एक जो डिस्क लाइक शेप है, इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं, सिस्टर्नी बोल रहे हैं। और ये किस में प्रेजेंट है, ये पैरेलली प्रेजेंट है, किसमें, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है। बट इनका नंबर भी क्या करता है, वेरी करता है। मान लीजिए यहाँ पे एक गोल्गी एपरेटस है, तो इनमें मान लीजिए 5 प्रेजेंट है, तो कोई होगा जिसमें 6 प्रेजेंट होंगे, 7 प्रेजेंट होंगे सिस्टर्नी, ठीक है। आगे चलते हैं, द गोल्गी सिस्टर्नी आर कंसंट्रेटेड अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद अ डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और द फॉर्मिंग फेस एंड द कॉन्केव
ट्रांस और द मैच्योरिंग फेज। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो गोल्गी सिस्टर्नी है बहुत ही कंसंट्रेटली, मतलब कि बोल सकते हैं एक ही डायामीटर में क्या है, लगातार ढेर सारे इनके स्ट्रक्चर इस तरीके से बने हैं। कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के जस्ट बगल में प्रेजेंट है। ठीक है, इनके दो फेस होते हैं, दो चेहरे हैं। एक चेहरा क्या है, कॉन्वेक्स है, जिसे हम सिस फेस बोलते हैं या फिर फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा अगर कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव होगा, सिस है तो ट्रांस होगा, अपोजिट होगा, फॉर्मिंग है तो मैच्योरिंग होगा। याद तो हो जाएगा कि अगर जो फॉर्मिंग फेज है दूसरा मैच्योरिंग होगा, एक सिस है तो ट्रांस होगा। याद ये रखना है कि कौन कॉन्वेक्स है कौन कॉनकेव है। जो कॉन्वेक्स होगा बोल सकते हैं वो कैसे हैं, फॉर्मिंग है, बनाने वाले हैं। जो कॉनकेव होंगे वो कैसे हैं, मैच्योरिंग फेज है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के जस्ट बगल में प्रेजेंट है। द सिस एंड द ट्रांस फेज ऑफ द ऑर्गेनल आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। जो सिस फेज है, फॉर्मिंग फेज है, कॉन्वेक्स फेज है, किससे अलग है, पूरी तरीके से डिफरेंटली इनको आप बाहर से देखेंगे तो एकदम अलग है। किससे, ट्रांस फेज से, मैच्योरिंग फेज से और कॉनकेव फेज से। ठीक है, इनके नाम हैं तो इनसे क्या है, डिफरेंट है बट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, मतलब कि काम एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता है। अगर सिस वाला फेज बना रहा है तो ट्रांस वाला फेज क्या करेगा, उसको और अच्छे से क्या करेगा, मैच्योर करेगा। ठीक है, कोई बना रहा है तो कोई मैच्योर करेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे से देखने में कैसे एकदम अलग हैं, बट काम एक दूसरे के बिना नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं। द गोल्गी apparatus principally perform the function of the packaging material to be delivered either to the intracellular target or the secreted outside the cell। जो गोल्गी apparatus है इनका क्या काम है, प्रिंसिपली इनका काम क्या है, पैकेजिंग करना। ठीक है, बना कोई और रहा है, पैकेजिंग कोई और कर रहा है। ठीक है, खाना कोई और बना रहा है, उसको पैक कोई और कर रहा है, डिलीवर कोई और करेगा। ठीक है, यही काम है यहाँ पे कि कोई कुछ बना और रहा है, इनका काम क्या है, प्रिंसिपली इनको पैकेजिंग करनी है। ठीक है, ये क्या करेंगे, मटेरियल आ रहा है उसको चेक करेंगे, अच्छा ये ठीक है हाँ इसको पैक कर लो, हो गया। कहाँ भेजेंगे, अगर सेल के ही अंदर जहाँ बन रहा है, सेल के अंदर किसी टारगेट बोल सकते हैं, टारगेट जगह भेजना है तो वहाँ सेंड करेंगे, नहीं तो सेल के बाहर भेजेंगे। ठीक है, उसको सीक्रेट कर देंगे, बाहर चला जाएगा। मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल फ्रॉम द ER फ्यूज विद द सिस फेज ऑफ द गोल्गी apparatus एंड मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज। जो मटेरियल है कहाँ पैक्ड हो रहा है, ये पैक्ड हो रहा है ER के पास, मीन्स इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पैक कर रहा है। ठीक है, किस फॉर्म में कर रहा है, यहाँ वेसिकल के फॉर्म में, छोटे छोटे बॉल्स के फॉर्म में कर रहा है। ठीक है, कहाँ पे कर रहा है, किसके साथ एकदम अटैच्ड है, बोल सकते हैं कि जो ER है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, वो किसके साथ एकदम अटैच्ड है, जो सिस फेज है, फॉर्मिंग फेज है, कॉन्वेक्स फेज है, किसका, ये फेज है गोल्गी apparatus का, उसके पास, ताकि ये मटेरियल जो बना रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मिंग हो रहा है, यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, एक फेज पे, ठीक है, गोल्गी apparatus के। लेकिन जो दूसरा फेज है, ट्रांस फेज, कॉनकेव फेज या मैच्योरिंग फेज, ये क्या कर रहा है, उसको मैच्योर कर रहा है और फिर क्या कर रहा है, उसकी पैकेजिंग कर रहा है। दिस एक्सप्लेन वाई द गोल्गी apparatus रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। यही बात, यही जो है कि जो सिस फेज है जस्ट बगल में, किसके, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के जस्ट बगल में, यहाँ पे क्या हो रहा है, मटेरियल बन रहा है, किसके फॉर्म में, वेसिकल्स के फॉर्म में बन रहा है, छोटे छोटे। लेकिन जो मैच्योर फेज है वो क्या कर रहा है, उसको मैच्योर कर रहा है, उसकी पैकेजिंग कर रहा है। इसी कारण से जो गोल्गी apparatus एकदम पास होते हैं, किसके, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के जस्ट क्लोज एसोसिएशन में होते हैं, ताकि जो भी मटेरियल बन रहा है उनकी अच्छे से पूरी जांच हो सके, साथ में उनको क्या कर लिया जाए, पूरी तरीके से मैच्योर करके फिर इनको पैकेजिंग करके बाहर भेजा जाए। ठीक है, सेल के अंदर अगर जहाँ ज़रूरत होगी उस मटेरियल की वहाँ भेजा जाए या फिर सेल से बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, उसके टारगेट वाली जगह पे उसको भेज दिया जाए। A number of protein synthesis by ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its trans phase। तो ढेर सारे प्रोटीन है, कहाँ बन रहे हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास बन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है, तो उसको क्या करना है, थोड़ा मॉडिफाई कराना है। कहाँ मॉडिफाई होगा, जो सिस्टर्नी का फॉर्मिंग फेज है, बनने वाला फेज, या बोल सकते हैं सिस फेज है, कॉन्वेक्स फेज है, वहाँ पे क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा। जो भी इंडोप्लाज्मिक, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में जो भी प्रोटीन बनाई है उसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना होगा, कहाँ होगा, सिस फेज पे होगा, फॉर्मिंग फेज पे होगा, इसी का नाम मैं बोल रही हूँ, और कॉन्वेक्स फेज पे होगा। ये तीनों एक ही काम करेंगे, इनका सेम नाम है। उससे पहले, किससे पहले कि उनको बाहर रिलीज करना, मैच्योरिंग फेज तक लाने से पहले ही क्या करना है, मॉडिफिकेशन कर देना। मैच्योरिंग फेज कौन होंगे, ट्रांस फेज होंगे, कॉनकेव फेज होंगे, और इसके अलावा कौन सा नाम होगा, मैच्योरिंग फेज होंगे। नाम से ही लग रहा है मैच्योर होंगे। ठीक है, गोल्गी apparatus इज द इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। जो गोल्गी apparatus है ये मेन साइट है किसकी फॉर्मेशन करने की, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की। बोल सकते हैं जो ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन सेल में बन रहे हैं, किसकी वजह से बन रहे हैं, गोल्गी apparatus की वजह से बन रहे हैं। आगे चलते हैं, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम कौन है,
जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छोटे छोटे वेसिकल के फॉर्म में बना रहा था, कहाँ बना रहा था, जो फॉर्मिंग फेज है, ठीक है, सिस्टर्नी का, वहाँ बना रहा था। और मेच्योर कहाँ हो रहा था मैच्योरिंग फेज में, ठीक है, कॉनकेव वाले फेज में, या बोल सकते हैं ट्रांस फेज में हो रहा था। तो वो स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, लाइसोसोम बोलेंगे। अब उसके बारे में जानते हैं। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ द गोल्गी अपरेटस। ये जो वेसिकल जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं लाइसोसोम की, इनके ऊपर भी एक सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, नॉन मेम्ब्रेनस नहीं है। इनके ऊपर क्या पाई जाती है, सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। कहाँ से बन रहे हैं, ये बन तो रहे हैं कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन रहे हैं, ठीक है, बट इनकी पैकेजिंग कहाँ हो रही है, पूरी तरीके से इनको मैच्योर कहाँ किया जा रहा है, गोल्गी अपरेटस से किया जा रहा है। The isolated lysosome vesicles have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzyme, hydrolysis जैसे lipases हो गया, proteases हो गया, कार्बोहाइड्रेसेस में हो गया, ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, ठीक है। अगर इसको हम वेसिकल को निकालें, जो वेसिकल एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन पाई गई है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, लाइसोसोम बोलेंगे। लाइसोसोम को जब निकाला गया तो उसमें देखा गया कि ढेर सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट है, खूब भर भर के प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे लाइपेसेस हो गए, प्रोटीएसेस हो गए, कार्बोहाइड्रेसेस हो गए, ठीक है। और ये कहाँ एक्टिव होंगे, एसिडिक पीएच पे एक्टिव होंगे। खास बात ये है कि ये एक्टिव कब होंगे, ये एंजाइम की तरह काम कब करेंगे, कब लाइपेसेस को जो है लाइपेसेस ये कब लिपिड्स को तोड़ेंगे, कब प्रोटीन को प्रोटीएसेस तोड़ेंगे, कब बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेसेस कब कार्बोहाइड्रेट को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, जब क्या बोल सकते हैं ऑप्टिमम इनके लिए पीएच हो, मींस एसिडिक बोल सकते हैं 5 to 6 पीएच होना चाहिए, जहाँ पे क्या होंगे, ये एक्टिव होंगे, ठीक है। दिस एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, मतलब इनके पास न्यूक्लियसेस भी होगा एंजाइम, तभी तो ये कर पा रहे हैं कि ये जो एंजाइम होंगे कैपेबल होंगे डाइजेस्ट खाने के लिए, किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को खाने के लिए, प्रोटीन्स को खाने के लिए, लिपिड्स को खाने के लिए, साथ में जो न्यूक्लिक एसिड है इनको खाने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, वैक्यूल्स के बारे में देखते हैं। द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन दी साइटोप्लाज्म। जो वैक्यूल्स होंगे ये ज़्यादा करके मोस्टली हम बोल सकते हैं प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल में कोई वैक्यूल नहीं पाया जाता है, और कुछ प्रोटिस्टा हैं उनमें भी पाए जाते हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा के मेंबर। जो वैक्यूल होंगे ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस हैं, ठीक है, जो पाए जाते हैं कहाँ, ये मान लीजिए साइटोप्लाज्म में, तो इनमें जो ये पूरा बोल सकते हैं जो बीच में एकदम प्रेजेंट होगा सेंट्रली, या फिर बोल सकते हैं लार्ज अमाउंट जो वॉल्यूम है किसका, साइटोप्लाज्म का, कौन कवर किया गया है, ये वैक्यूल किया है, इसके ऊपर भी मेम्ब्रेन पाया जाता है, सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाता है। It contain water, sap, excretory product and other material not useful for the cell। इसके अंदर क्या होता है, इसमें पानी भरे होते हैं, कुछ सैप्स होते हैं, कुछ excretory प्रोडक्ट होते हैं सेल के, जो कि बोल सकते हैं सेल के लिए अच्छे नहीं है, मतलब सेल के लिए क्या है, डस्टबिन है, ठीक है। वैक्यूल्स क्या है, सेल के लिए डस्टबिन है। जितना भी गंदगी होगा साइटोप्लाज्म में, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाएगा। द वैक्यूल इज बाउंड बाई अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ठीक है। जो वैक्यूल है उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है, मैंने पहले बोला कि इसके ऊपर क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन्स तो है नहीं, सिंगल मेम्ब्रेन, इनके सिंगल मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट, ठीक है। इनकी मेम्ब्रेन का नाम क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन का टोनोप्लास्ट, याद रखना चाहिए। इन प्लांट सेल द वैक्यूल आर ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखा रही हूँ जो प्लांट सेल का है, इसमें देखिए ये क्या है, वैक्यूल है, ठीक है, इसके ऊपर क्या सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसको हम प्यार से क्या बोलेंगे, टोनोप्लास्ट बोलेंगे, ठीक है। जो 90% बोल सकते हैं कि वॉल्यूम है किसका, सेल का, कौन कवर किया है, ये वैक्यूल कवर किया, किसमें, प्लांट के सेल में कवर किया है, ठीक है। आगे देखते हैं। In plant, the tonoplast facilitates the transport of a number of ion and other material against the concentration gradient into the vacuole. Hence, their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. ठीक है, साइटोप्लाज्म में बोल सकते हैं 90% जो वॉल्यूम है प्लांट सेल में कौन लिया, वैक्यूल ले लिया, ठीक है। इसका एक मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन का बना हुआ है, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। इसमें जो है बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मटेरियल यहाँ पे है, जो नंबर ऑफ आयंस हो गए, अदर मटेरियल जो कि सेल के लिए अच्छे नहीं है, हानिकारक है, ठीक है, कहाँ पे स्टोर है, इस बोल सकते हैं जो स्पेस है टोनोप्लास्ट के बीच में जो स्पेस है, या बोल सकते हैं वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर कोई भी आयन यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ कंसंट्रेशन कम है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने हायर कंसंट्रेशन में जाने के लिए कुछ बोल सकते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं उसको एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो जो भी यहाँ पे मटेरियल होगा यहाँ से जाएगा, कहाँ पे जाएगा, वैक्यूल के अंदर जाएगा, जो कि साइटोप्लाज्म के लिए अच्छा नहीं है, तो उसको ये तो सामान को भेजना पड़ेगा, कहाँ पे भेजना पड़ेगा, डस्टबिन में भेजना पड़ेगा, तो यहाँ पे उसको एटीपी खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, कम है इसका, लेकिन वैक्यूल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर कोई लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, ठीक है।
इन अमीबा की बात किया गया है। द कॉन्ट्राइल वैक्यूल इज द इंपॉर्टेंट फॉर द ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। जो अमीबा है ये क्या है, प्रोटिस्टा का मेंबर है। इसमें क्या है, कॉन्ट्राइल वैक्यूल पाए जाते हैं। कॉन्ट्राइल का मतलब ऐसे टाइप के वैक्यूल पाए जाते हैं जो कॉन्ट्राइल करते हैं, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट किसके लिए, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए। मीन्स की एक्सक्रीशन तो कराएंगे जो खराब प्रोडक्ट्स हैं, जो सेल के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जो अमीबा है एक सेल का बना है, यूकैरियोट तो है बट ये सिंगल सेल का बना हुआ है। अब सेल के अंदर वैक्यूल इसलिए प्रेजेंट है कि सेल के अंदर अगर कोई गंदगी है उसको भी तो बाहर निकालना, नहीं तो सेल की खुद ही डेथ हो जाएगी। तो इसका मतलब अमीबा की डेथ हो जाएगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कहीं तो गंदगी स्टोर करके रखना पड़ेगा, फिर उसको बाहर एक्सक्रीट करा देना पड़ेगा। तो कहाँ कराएगा, किसकी हेल्प से, कॉन्ट्राइल वैक्यूल में जितनी भी गंदगी होगी वहाँ पे रखेगा, फिर उसका एक्सक्रीशन करा देगा। इसके अलावा कॉन्ट्राइल वैक्यूल एक काम और करता है, उसको बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन में क्या होता है, वाटर और जितनी भी आयनिक या पीएच जो बैलेंस है इसके थ्रू होता है, कॉन्ट्राइल वैक्यूल के थ्रू होता है। ठीक है, इन मेनी सेल्स एज इन प्रोटिस्टा फूड वैक्यूल आर फॉर्म्ड बाय द इनगल्फिंग द फूड मटेरियल या फूड पार्टिकल। ठीक है, अगर और सेल की बात करते हैं प्रोटिस्टा में, चाहे हो गया पैरामीशियम, अमीबा, ठीक है, इन सब की बात करते हैं, यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं फूड वैक्यूल क्या करता है, ये फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर जाता है, मीन्स खा लेता है। ठीक है, वो जो फूड वैक्यूल है जनरली हम बोल सकते हैं कि यूनिसेलुलर में पाए जाते हैं। इसके अलावा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी पाए जाते हैं, जैसे हो गए स्पॉन्जेस हो गया, हाइड्रा हो गया। ठीक है, इनमें भी फूड वैक्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब कि यहीं पे क्या बनेगी, एटीपी बनेगी। माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्ट्रेन आर नॉट इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक आप स्ट्रेन नहीं करेंगे वो भी माइक्रोस्कोप से विजिबल नहीं होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। जो भी बोल सकते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल में डिफरेंट नंबर के बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। इनका जो नंबर होता है डिफरेंट होता है। क्यों, जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा उसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसमें क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को डिवाइड करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं या अपने आप को डिवाइड करके अपने जैसे ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया बॉडी में बनाते हैं, मीन्स ये फिजन करते हैं जनरली। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो इंसान, मान लीजिए किसी भी हम बोल सकते हैं एथलीट की बात करते हैं, अगर उसके बॉडी में चेक किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है, जिसकी वजह से उसको एटीपी की ज़रूरत ज़्यादा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर पर्सन। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उनके नंबर क्या होंगे, थोड़ा ज़्यादा होंगे। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबली डिग्री ऑफ द वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा कि इनका जो शेप है, जो साइज है ना, ये भी क्या है, बहुत वेरिएबल है। ठीक है, ऑब्जर्व होगा। नंबर भी क्या है, सारे इंडिविजुअल में अलग अलग होंगे माइटोकॉन्ड्रिया, किसी में ज़्यादा होगा किसी में कम होगा। इनका शेप भी अलग होगा, इनका साइज भी अलग होगा। ठीक है, टिपिकली अगर आप जनरली देखेंगे कि तो कैसे दिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, टिपिकली इट इज सॉफ्ट शेप और द सिलिंड्रिकल हैविंग डायमीटर ऑफ 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। एवरेज लेंगे तो 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड लेंथ इज 1 माइक्रोमीटर टू 4.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, अगर आप जनरली देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया को तो ये कैसे दिखेगा, सॉफ्ट शेप दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा ये सिलिंड्रिकल शेप में दिखेगा आपको जनरली। ठीक है, इसका जो डायमीटर देखेंगे तो कितना है, 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर है। ठीक है, अगर एवरेज निकाल लेंगे तो 0.5 माइक्रोमीटर है, मीन्स आधा है। ठीक है, लेंथ की बात करेंगे 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर है। इसका जो लेंथ है ये क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे लेंथ इसका कैसा होगा, 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर, लेकिन इसका जो डायमीटर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल, ये इंपॉर्टेंट है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, जो हर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, चाहे बॉडी में कितने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो, सब में क्या होगा, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा, एक नहीं 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिसेंटली इनटू द 2 एक्वस कंपार्टमेंट, दैट इज द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल मेम्ब्रेन है, आउटर इनर। ठीक है, आउटर कंपार्टमेंट अलग होंगे, इनर कंपार्टमेंट अलग होंगे, इनके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनके बीच में जो स्पेस होगा वो एक्वस कंपार्टमेंट होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, अलग अलग है, डबल मेम्ब्रेन के बने हुए माइटोकॉन्ड्रिया। जो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इनके बीच की जो स्पेस है इसे क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आपने ईटीएस साइकिल देखा होगा तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, यहीं पे ढेर सारे जब यहाँ पे
प्रोटॉन ग्रेडियंट इकट्ठा हो जाते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स 5 है एटीपी सिंथेटेज, ये क्या करता है कि प्रोटॉन को इकट्ठा करता है। ठीक है, इसका F1 या बोल सकते हैं यहाँ पे F0 वाले तो इम्बेडेड होते हैं, जो F1 वाले होते हैं बाहर की तरफ निकला होता है हेड। तो क्या करेगा, ये यहाँ से प्रोटॉन लेगा और यहाँ पे उसका क्या करेगा, एटीपी बनाएगा। किधर बनाएगा, मैट्रिक्स की तरफ बनाएगा। मैट्रिक्स क्या है कि इनके बीच का जो स्पेस है, खुला हुआ स्पेस है, वहाँ ये क्या मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में ही क्या होता है, क्रेब्स साइकिल चलता है। लिंक रिएक्शन में मैट्रिक्स में होता है माइटोकॉन्ड्रिया के। लेकिन जो ETS होता है वो कहाँ चलता है, जो बोल सकते हैं इनर मेम्ब्रेन है या फिर उनके बीच का जो स्पेस है, कहाँ पे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यहाँ पे ETS साइकिल पूरी अच्छे से चलती है, मीन्स ATP की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और इनमें देखिए जो इनर मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से कुछ फोल्डिंग बना ली है, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टा। ठीक है, इसको क्रिस्टा बोलते हैं। ऐसे ही फोल्डिंग कहाँ देखने को मिली थी, आपको मिली थी गोल्गी एपरेटस में। ठीक है, वहाँ पे जो डिस्क लाइक इस तरीके से फोल्डिंग थी उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोल रहे थे। ठीक है, तो ये क्रिस्टा और सिस्टर्नी अलग है, थोड़ा स्पेलिंग को ध्यान से देख करिएगा। आगे देखते हैं, द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद द डेंस होमोजेनियस सब्सटेंस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। जो इनर कंपार्टमेंट है, अंदर वाला जो कंपार्टमेंट है, ये किससे बना हुआ है, होमोजेनियस सब्सटेंस से बना हुआ है, एक ही चीज प्रेजेंट है अंदर। ठीक है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स बोल रहे हैं। आगे देखते हैं, द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल। जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर क्या है, कंटिन्यूअसली क्या है, लिमिटिंग बाउंड्री बना के रखा है। ठीक है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन के कुछ मेम्ब्रेन अब आगे चल के कुछ बनाने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड द क्रिस्टा। ठीक है, टूवर्ड्स द मैट्रिक्स। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन है ये कंटिन्यूअसली है, यहाँ पे कुछ नहीं, ये सिर्फ क्या है, बाउंड्री क्रिएट करके रखे हैं, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है ये क्या किया है, कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, डिफरेंट टाइप के बोल सकते हैं, यहाँ पे इनफोल्डिंग देखने को मिल रही है और क्या बना रहा है, क्रिस्टा बना रहा है। ठीक है, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है, कहाँ पे, मैट्रिक्स में। द क्रिस्टा इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। जो क्रिस्टा है ये क्या कर रहा है, सरफेस एरिया बना रहा है। जो क्रिस्टा कहाँ से आया है, जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया से, उन्हीं की इनफोल्डिंग है, उन्हीं से निकला हुआ है। कहाँ निकला है, कहाँ पे आया है, बोल सकते हैं मैट्रिक्स में आया है। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विथ माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। जो दोनों मेम्ब्रेन है, चाहे आउटर मेम्ब्रेन हो चाहे इनर मेम्ब्रेन हो, इनकी अपनी अपनी स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और जो कि माइटोकॉन्ड्रियल के फंक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। जो माइटोकॉन्ड्रिया है एक ऐसी जगह है जहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। They produce cellular energy in the form of ATP, hence they are called powerhouse of the cell। ठीक है, ये क्या करते हैं, सेल के अंदर ATP की फॉर्मेशन करती, इसीलिए इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल के अंदर ATP कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। ठीक है, जितनी भी एनर्जी अगर हमको सेल से मिल रही है तो कौन दे रहा है सेल को एनर्जी, ये माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल के अंदर कोई पावर है जो पावर दे रहा है, ATP दे रहा है, कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। The matrix also possesses the single circular DNA molecule and few RNA ribosome 70S and the component required for synthesis of protein। जो मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स है, वहाँ इनका खुद का सर्कुलर DNA होता है, सिंगल, एक ही क्या होता है, सर्कुलर DNA होता है। याद रखना कि सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल है, सिंगल का मतलब एक, सर्कुलर का मतलब गोल सा DNA मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं कि RNA के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, RNA के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। जो राइबोसोम है वो कैसे हैं, 70S वाले हैं। लेकिन अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो वहाँ पे 80S वाले राइबोसोम प्रेजेंट हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट होगा, वहाँ पे कैसे होंगे, 70S वाले राइबोसोम उनमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उनके स्पेस में। ठीक है, अगर क्लोरोप्लास्ट हुआ तो उसके स्टोमा में होंगे 70S वाले राइबोसोम प्रेजेंट। अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो इनके मैट्रिक्स में होंगे 70S वाले राइबोसोम। इसका मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, कहीं ना कहीं ये प्रोकैरियोटिक से तो नहीं जन्मे हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें भी 70S पाया जा रहा था उनके साइटोप्लाज्म में। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ इवोल्यूशन हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल धीरे धीरे माइटोकॉन्ड्रिया में बदल गए, धीरे धीरे बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट में बदल गए, शायद ऐसा भी कभी हुआ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया गया है कि जो राइबोसोम है, जो 70S वाले राइबोसोम है, इनका जो कंपोनेंट ये क्यों प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए प्रेजेंट है ताकि ये प्रोटीन की सिंथेसिस कर सके, प्रोटीन बना सके। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्यूजन। ठीक है, अगर जो खूब फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कर रहा है, हाँ, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया इसीलिए बढ़ गए हैं क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया को पता है कि अपने आप को कैसे ग्रो कराना है, कैसे अपने आप को डिवाइड करना है। ये फ्यूजन करेंगे, एक से क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। जैसे अमीबा क्या करता है, बाइनरी फ्यूजन करता, मीन्स एक अमीबा में क्या होगा, फ्यूजन होगा, मतलब आधा आधा होंगे बट इक्वल अमाउंट में होंगे। ठीक है, सेम साइज में होंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, जनरली फ्यूजन हो रहा, मीन्स एक से बोल सकते हैं 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन रहे हैं। ठीक है, तो याद करना कि जो प्लास्टिड या हम बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट हैं या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, इनको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। क्या बोलते हैं, सेमी
ऑटोनॉमस ऑर्गेनल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके पास भी क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। जिनके पास अपना डीएनए होता है वो खुद अपना आधा काम कर लेता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। ठीक है, किसको बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे, और प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट को बोलेंगे। ठीक है, इनमें डीएनए पाए जाएंगे, राइबोसोम पाए जाएंगे। कौन से राइबोसोम होंगे, 70S वाले होंगे राइबोसोम। ठीक है, इसके अलावा इसमें हम बोल सकते हैं कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल पाए जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की तो उनके जो साइटोप्लाज्म है वहां पे सिर्फ 70S वाले पाए जाएंगे राइबोसोम, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में बोलेंगे अगर साइटोप्लाज्म की बात की जा रही है तो वहां पे 80S वाले राइबोसोम होंगे। लेकिन अगर बात की जा रही है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स की, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में यहाँ पे 70S वाले होंगे। अगर हम बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट है उसका जो स्ट्रोमा होगा, जो स्पेस होंगे, वहां पे कैसे पाए जाएंगे, 70S वाले राइबोसोम पाए जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको किसी भी लाइन में डाउट है, कहीं भी डाउट है, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूंगी। ठीक है, आगे का जितना पार्ट बचा है हम लोग कल खत्म करेंगे पूरा अच्छे से, एक लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ को क्लियरली एकदम अच्छे से खत्म करेंगे। अगर कहीं भी आपको आज के क्लास में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी तो अपनी एनसीईआरटी से पढ़िए, नहीं है तो इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।